हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की पहली वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 24 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी सीजीएल 2021, सीपीओ 2021, सीएचएसएल 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूँ बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न, मतलब टीसीएस हाल ही में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ में, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको इक्वेशन प्रोवाइड करता हूँ। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले लगभग मैं 19 वीडियो आप लोगों को करा चुका हूँ सीजीएल 2020 के मैथ्स के क्वेश्चन की, और इससे पहले मैं आपको सीपीओ 2020, सीपीओ 2019, सीजीएल 2019 के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसके बाद जैसे ही 2 वीडियोज रह गई, आज की वीडियो दोनों, मतलब एक वीडियो और एक इसके बाद जो मैं आपको अपलोड करके दूंगा, उसके बाद सीजीएल 2020 के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सीएचएसएल 2020 और सीएचएसएल 2019 की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं कुछ चैप्टर भी आप लोगों को करा चुका हूँ, टाइम एंड वर्क, पेमेंट सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड वेजेस, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेस का एक लेक्चर बचा है, तो मतलब एक ही लेक्चर होना है रेस में, तो वो बचा हुआ है। बाकी सब कुछ मैं अभी तक करा चुका हूँ, जो जो बोला है सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों के जो आज तक कराई हैं उन सबके लिंक अवेलेबल है। ये सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग सारी जगह ज्वाइन कर ले। ये हमारी वेबसाइट है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। और जो भी कमीशन की तरफ से डिफरेंट कमीशन हैं, उनकी तरफ से जो जो नोटिफिकेशन, वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमको अवेलेबल होती रहती है, मैं सब की सब आपको प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। फेसबुक पेज आप लोग ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। इसमें मैं आपको पूरा मैथमेटिक्स कोर्स कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 19 के बाद जो जो जब 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 होते रहेंगे सारे आपको कराए जाएंगे। किसी को इंक्वायरी हो, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला है क्या x माइनस 2/x की वैल्यू आपको 15 दे दी, आपको बोला है इसकी वैल्यू निकालें। आप क्या करो, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वायर कर दो। आपने देखा, अगर स्क्वायर किया, आपने देखा a माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और राइट हैंड साइड में अगर मैं 15 का स्क्वायर करूं तो आपको पता है 225 आएगा। तो यहां से आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 225, तो माइनस को इधर आप प्लस में ले गए, तो 229 इज योर करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो इस क्वेश्चन को ना, मतलब आप समझना कि ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी। अब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज में कैसे निकालूं, मेरे को उसके लिए एक अप्रोच चाहिए, एक दिमाग की थिंकिंग चाहिए। अभी मैं आपको वो डेवलप करना सिखाऊंगा कि वो डेवलप होगी कैसे। आपने यहाँ पे देखा कि नंबर क्या है 4a067b। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट। तो आपने देखा कि मैंने सम ऑफ ऑड डिजिट किया तो 4 + 0 + 7 कितना हो गया 11। सम ऑफ इवन डिजिट किया तो आपने देखा 6 + a + b, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, सबको पता है 11 के इक्वल होना चाहिए। और k की यहाँ पे कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे 0। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या काम किया, आपने देखा यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 5 - a - b। और अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखें, मतलब अगर 11 रखें, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम k की वैल्यू 0 रखते हैं। हमने k की वैल्यू 0 रखी तो 11 के कितना आ गया 0, तो a + b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 5। पहली वैल्यू तो एक वैल्यू ये पॉसिबल हो गई। दूसरी वैल्यू आपने देखा कि 5 - a - b, और k की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, k की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो आपने देखा यहाँ से सॉल्व करके a + b जो है आपके पास -6 आ जाएगा। क्या कभी पॉसिबल है कि ये जो डिजिट है और ये एक नंबर के अंदर 2 डिजिट है, और इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है? अरे जब डिजिट ही कभी नेगेटिव नहीं हो सकते तो इन दोनों का नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात तो ये तो कट गया। मतलब अगर मैं प्लस की टर्म रखता जाऊंगा ना, अगर मैं प्लस की टर्म मतलब k की वैल्यू में +1 +2 +3 अगर मैं रखूंगा तो मेरी वैल्यूज आनी पॉसिबल है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि a + b का जोड़ नेगेटिव आएगा। अब मैं नेगेटिव की तरफ चलता हूं। मैंने क्या किया, k की वैल्यू रखी -1 मैंने रखा, तो मैंने देखा 5 - a - b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 11 × -1 कितना हो गया -11। आपने देखा
कि यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है 16। चलो ठीक है। अब कोई कहेगा सर मैं ना k की वैल्यू -2 भी रखूंगा और -3 भी रखूंगा, -4 भी रखूंगा, मैं तो रखता चला जाऊंगा। तो मैं उसको वहां पे यही सलाह दूंगा कि भाई तू रुक जा। क्यों रुक जा? क्योंकि आपने देखा कि अगर -2 वैल्यू रखी तो 11 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -22। -22 आपने देखा तो यहां से सॉल्व करके कितना आ गया? a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 27। ये वाला जो a है, ये जो b है, ये सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू नो पॉसिबल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नो पॉसिबल। दोनों को जोड़ के मैक्सिमम 18 कर पाना पॉसिबल है। तो 18 से ज्यादा तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। मतलब k की वैल्यू -1 से ज्यादा आप रख ही नहीं सकते। प्लस में तो रख ही नहीं सकते। की वैल्यू दो ही पॉसिबल हुई, या तो 0 रख लो या -1। आपने देखा a प्लस बी को 16 बनाना पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, सिंगल डिजिट है। a अगर 8 हो, b अगर 8 हो, तो दोनों मिला के 16 बन सकता है। और 9 और 7 हो तो कैसे भी बन सकता है। तो आपने देखा a और b की सिर्फ 2 वैल्यू पॉसिबल है, मतलब a प्लस बी की 2 वैल्यू पॉसिबल है। क्या क्या? 16 और 5 21। ये चीजें बहुत कम टीचर एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, आपको खुशी मनानी चाहिए इस चीज की। ठीक है। क्वेश्चन में बोला अविनाश के पास 20% लेस कॉइन है ऑफ डिफरेंट कंट्री देन गौरव हैज, और गौरव के पास जो है 40% मोर सच कॉइन्स है चेतन से। तो आपने क्या किया? आपने देखा ऑल एंड ऑल कंपैरिजन हो किस पे रहा है? चेतन पे। तो आपने चेतन को 100 लेट कर लिया कि चेतन के पास जो कॉइन है ना वो 100 है। आपने देखा गौरव के पास कितने 40% ज्यादा है। तो आपने देखा 100 से 40% ज्यादा कितना हो गया? आपने देखा 100 का 40% कितना होगा? 40। तो 100 में 40 ज्यादा है, मतलब 140 ज्यादा है। फिर आपने देखा कि अविनाश के पास गौरव से 20% कम है। तो आपने देखा 140 के 20% कम, मतलब 20% कम कितने? 100% खुद की वैल्यू 20% अगर आपने घटा दिया तो 80% वैल्यू रह गई। 80% वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपने देखा 80% जो वैल्यू होगी 14 इंटू अगर मैं 8 करूं तो 112 बनता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? बाय व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज। चेतन के पास कितने? 100। अविनाश के पास कितने? 112। भाई कितने कम है? आपने देखा कि कितने कम है? आपने देखा 12 कम है। पूछा किस पे है? लास्ट में जो हो ना वो डिनोमिनेटर में आता है। तो आपने देखा लास्ट में आ क्या रहा है? अविनाश, मतलब अविनाश के कॉइन्स पे पूछा है। तो अविनाश के कॉइन्स हैं कितने? इतने। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने यहां से देखा कि इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10.7% सॉल्व करके। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। पहले तो मैं देखूं 1 3 5 7 9, ठीक है। और आपको पता है ये 5 नंबर हो गए, तो फिर 19 पे जाके मेरी बात रुक जाएगी। ठीक है। तो ये जो है आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड पॉजिटिव नंबर्स है। एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे? 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड कर दोगे। अब आपको पता है ये जो ना एपी बन रही है, और ये सम ऑफ एपी अगर मुझे निकालना है तो सम ऑफ एपी का सबका फॉर्मूला पता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 और पहली टर्म और लास्ट टर्म का जोड़। तो आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10/2। पहली टर्म कौन सी? 1। लास्ट टर्म कौन सी? 10। लास्ट टर्म क्या है? 19। लास्ट टर्म क्या है? 19। तो आपने देखा कि भाई ये तो 5 पे गया, और 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। तो मतलब इस सब का सम करके 100 आ गया आपके पास। तो 100/10 कितना हो गया? 10। मतलब एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर आपके पास 10 आ गया। अब आपने देखा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 इवन नंबर निकालो। चलो कोई बात नहीं। आपने देखा कि 2 4 6 8 10, ठीक है जी, और ये हो गए 5। तो आपने देखा कि ये जो बात है ना, आपने देखा 5 ये नंबर हो गए, तो 10 नंबर 20 तक जाएंगे, और फिर 15 नंबर है तो 30 तक चले जाएंगे। मतलब लास्ट नंबर क्या होगा आपके पास? 30 होगा। और नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने? 15। तो ये एवरेज आ गया किसका? फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर का। तो आप यहाँ पे भी सम ऑफ एपी निकाल लो। आपको पता है सम ऑफ एपी क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 15/2, पहली टर्म और लास्ट टर्म का जोड़। तो आपने देखा कि 32 कितने पे गया? 16 में। 15 इंटू 16 कितना होता है? आप सभी को पता है कि 15 इंटू 16 जो है, आप इसको 15 इंटू 16 को सॉल्व भी ना करो। आपने देखा कि ऊपर वाले का सबका जोड़ करके कितना आ गया आपके पास? 15 इंटू 16। आपको एवरेज बताना है। एवरेज कैसे निकालोगे? 15 इंटू 16/15 जो है आपके पास एवरेज आ जाएगी। मतलब आपके पास एवरेज आई कितनी फाइनली? 16। तो 10 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 160। क्वेश्चन में बोला है ट्रेडर ए। देखो ये क्वेश्चन मैं पिछले वाले उसमें भी करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन सेम आ चुका है, जिसमें आपको डिस्काउंट का कंपैरिजन करके बताना था कि कौन सा ऑफर बेटर है। ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रेडर ए जो है वो सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, कितने का? 25%।
ट्रेडर बी जो है दो डिस्काउंट दे रहा है। कौन कौन से? एक तो बोल रहा है कि वो मैं 20% छूट दूंगा, फिर मैं 5% छूट दे दूंगा। तो आपको दो डिस्काउंट गिवन है, आप इसका एक सिंगल डिस्काउंट बनाए। सिंगल मतलब आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लें। आपको पता है अगर दो डिस्काउंट एक्स और वाई गिवन है तो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो आपने देखा कि ये एक आ गया 25 माइनस एक कितना हो गया 24। मतलब ये दोनों डिस्काउंट टोटल मिला के हैं कितने? 24%। क्वेश्चन में बोला है डिस्काउंट गिवन बाय ए इज 320 रुपीज मोर देन द डिस्काउंट गिवन बाय बी। आपने देखा कि डिस्काउंट इसने दिया 25%, इसने दिया 24%, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1%। मतलब 1% डिस्काउंट दोनों का डिफरेंस आया है। और आपको रुपीज में कितना दे रखा है? मैंने आपको बताया था वो मोर देन दे वो लेस देन दे कुछ नहीं दे रहा, दोनों का डिफरेंस दे रहा है। आपने दोनों का डिफरेंस निकाला परसेंटेज के हिसाब से, दोनों के डिस्काउंट परसेंट का डिफरेंस कितना आ गया? 1%। 1% की वैल्यू आपको दे दी कि यार 1% जो है डिस्काउंट है, और डिस्काउंट जो रुपीज में है, मतलब जो डिस्काउंट रुपीज में हुआ 320 रुपये हुआ है। मार्क प्राइस निकालना आपको पता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट निकलता है। तो अगर मैं 1% डिस्काउंट की वैल्यू 320 आ गई, अगर मैं 100% निकाल दूं तो मार्क प्राइस आ जाएगा, जो कि डिस्काउंट निकालने के काम आता है। तो आपके पास 32,000 रुपये आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ स्क्वायर फील्ड। आपने देखा ये स्क्वायर फील्ड है, तो डायगोनल जो होगा वो ये होगा। मैन ने क्या किया? डायगोनली एक स्क्वायर फील्ड को क्रॉस किया, मतलब वो ऐसे चला आया होगा। ये मैन है, देखो कितना अच्छा मैं मैन बना दूंगा। वो ऐसे चला आया होगा और उसने क्या किया कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे 5 मिनट में कवर कर दिया। आपको पता है स्पीड दे दी, टाइम दे दी, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब डायगोनल का डिस्टेंस कितना, मतलब डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। आपने देखा डायगोनल का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूं? डायगोनल का लेंथ निकालना है तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। आपने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपने लिख दी मीटर पर सेकंड में, और टाइम जो है वो मिनट में है, तो आपने इसको सेकंड में चेंज कर लिया। तो आपने यहां से देखा, लिख देता हूं मैं साइड में, टाइम चेंज इनटू सेकंड और स्पीड चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। तो आपने यहां से देखा कि 3 6 और ये 10 पे गया, तो आपने देखा 250 मीटर जो है आपके पास डायगोनल की लेंथ आ गई। आपसे पूछा है एरिया ऑफ फील्ड बताएं। आपको पता है एरिया अगर स्क्वायर का डायगोनल की टर्म में पूछा जाए तो डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 होता है, तो 250 का स्क्वायर बाय 2। आपको पता 25 का कितना होता है? 625 बाय 2। तो इसको सॉल्व करके आपका कितना आ गया? 31250। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको साइन 60 की भी वैल्यू पता, कॉस 30 की वैल्यू भी पता, साइन 45 की भी, साइन 90 की भी। तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना और मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप लोग खुद कर लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कितना कराया है। देखो क्वेश्चन में बोला है क्या कि दो प्लेसेस हैं, क्या क्या? ए और बी। कितनी दूर है आपस में? 45 किलोमीटर। क्वेश्चन बोला है कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस ए, मतलब ए प्लेस ए से कार चली, एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम प्लेस बी एट द सेम टाइम। एक कार प्लेस बी से चली, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है, मतलब बी बी सी डायरेक्शन में, ए बी सी डायरेक्शन में, तब तो वो मिलेगी 4.5 आवर में। अगर वो दोनों एक ही तरफ, मतलब एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो 27 मिनट में मिल जाएंगी। आपसे पूछा स्पीड ऑफ द कार विच मूव्स फास्टर। पहली बात तो अगर मान लो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मैंने देखा ये जो कार है ए से चली और ये जो कार है बी से, ये तभी मिल सकती है जब स्पीड ऑफ कार ए, मतलब कार जो प्लेस ए से चली, तो मैंने स्पीड ऑफ कार ए मान लिया, उसको कार को ए मान लिया मैंने। तो आपने देखा स्पीड ऑफ कार एट ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, तभी वो उसको क्रॉस कर पाएगी या मिल पाएगी। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी, क्या आपको पता है स्पीड अब क्या होने वाली है? रिलेटिव स्पीड। मतलब पहले वाले केस में क्या होगा कि रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, आपको पता है अब जो स्पीड आने वाली है वो रिलेटिव स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको 45 किलोमीटर दे दिया, टाइम कितना? आपने देखा जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही थी तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? दोनों की स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा। टाइम कितना लगा? 4:1/2 आवर। और फिर क्या बोल रहा है? जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है
तो आपको पता है दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आ रही है स्पीड ऐड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। और 27 मिनट को आपने आर में चेंज कर लिया, बाई 60 कर दिया। तो आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है 45, 9/2, तो 9 पंजे, तो आपने देखा 10 किलोमीटर पर आवर जो है दोनों की स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा। और 5, 3, 20, तो आपने देखा दोनों की स्पीड का एडिशन कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है क्या व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार विच मूव फास्टर, मतलब स्पीड ऑफ ए निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो। तो आपने देखा ट्वाइस ऑफ स्पीड ए, स्पीड बी तो कट जाएगी और 110 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपसे पूछा कि जो स्लोअर कार है उसकी स्पीड बताएं तो उसकी कितनी हो जाएगी आपके पास 45 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, आप ना ऑप्शन से जाना, ऑप्शन से जाओगे ना आप बहुत खुश रहने वाले हो। देखो मैं कैसे करता हूं, पहली बात तो ना मैं इसको तो छेड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। मैं 3 ऑप्शन ट्राई करूंगा 12, 10, 8, अगर इनमें से किसी से आंसर आता है तो ठीक, नहीं तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी को लेने में बहुत पंगे हैं। आपने देखा क्या क्वेश्चन में बोला है अरुण ने 12,000 रुपये बोरो किए। मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑप्शन ए लगाया। आपने देखा 12,000 रुपये अगर उसने बोरो करे तो एक साल के बाद उसका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। आपने देखा प्रिंसिपल और 12% ऐड, तो 100% खुद की वैल्यू, 12% अगर मैं ऐड कर देता हूं जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने माना है, ऑप्शन से लेके मैं चल रहा हूं, तो आपने यहां पे देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। आपने देखा यहां से कि इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 13,440, ठीक है। अब आपने देखा कि एक साल के बाद अमाउंट कितना हो गया, इतना, इसमें से उसने एक साल के बाद 4800 रुपये चुका दिए। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि अरुण ने 12,000 रुपये उधार लिए और उसने बोला कि मैं ऐसे रीपे कर दूंगा कि मैं पहले साल के अंत में 4800, दूसरे साल के अंत में आपको 9240 रुपीज़ दे दूंगा। आपसे रेट पूछा है, तो आपने देखा कि यार उसने पहले साल के अंत में जब इतने पैसे चुका दिए तो पैसे रह कितने गए 8640 रुपीज़ रह गए। अब आपने देखा ये जो है ये प्रिंसिपल है किसके लिए, सेकंड साल के लिए, मतलब दूसरे साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो इतना बचा। अब ये जो प्रिंसिपल है दूसरे साल के बाद अमाउंट कितना होगा, आपने देखा 12% आपने माना है तो 112/100। और यहाँ से आप लोग देख के समझ गए क्या कि अब जो है डेसिमल के बाद ना 8 आने वाला है, तो मतलब जो अब उसको चुकाना है वो कुछ ऐसी टर्म है कि यहाँ पे कुछ तो लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई नंबर लिखा है और उसके बाद 0.8 है, पर यहाँ पे आपने देखा कि 9250 चुकाना है, 9240 चुकाना है, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। करके भी बता देता हूँ कितना होगा। उसको चुकाना है 9676.8, ठीक है, पर उसको वास्तव में चुकाना तो इतना है, मतलब रेट जो है कम होगा 12% से। 10% लगाया, आपने देखा अगर आपने 10% लगाया तो आपने देखा एक साल के बाद जो आपके पास अमाउंट है वो कितनी हो गई। आपने देखा अमाउंट जो है ना वो 13,200 रुपये होगी। फिर एक साल के बाद जब अमाउंट इतनी होगी तो उसमें से उसने 4800 रुपये चुका दिए, 4800 चुका दिए तो रह कितने गए 8400। अब दूसरे साल के लिए आपके पास प्रिंसिपल आ गया, तो आपने क्या किया दूसरे साल का ब्याज जोड़ दिया। तो आपने देखा 110/100 किया, तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास कितना गया 9240, मतलब दूसरे साल के अंत में आपको इतना चुकाना है। और हाँ उसने इतना ही चुकाया, तो वैल्यू आपके पास ये आ गई। और ये क्वेश्चन सिमिलर पहले भी आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन इसी CGL 2020 में पहले भी आया था, उसको मैंने ऑप्शन से नहीं, उसको मैंने पूरा प्रॉपरली कराया था, पर आप इसमें ऑप्शन से जाएंगे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। प्रोसीजर वाइज जाएंगे तो x देखो मैं बताऊं आपको कितनी बड़ी टर्म बनने वाली है। आपके पास ना देखो पहले 12,000 आपने मान लिया कि चलो x% ब्याज है, ठीक है, तो आपने देखा ये जो है आपके पास क्या आ गया, ये है आपके पास पहले साल के बाद अमाउंट। अब इसमें से उसने 4800 रुपये चुका दिए। अब ये जो है आपके पास क्या आ गया दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल। अब इसमें फिर ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया दूसरे साल के बाद अमाउंट, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 9240। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा आप जो बताया उससे करें। और पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का बताया था, तो अब की बार आप खुद करें। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, आपने पहले तो 5 कॉमन ले लिया बाहर, 5/2 आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा
ए की पावर 6 बी की पावर 6 का क्यूब, बी की पावर 6 सी की पावर 6 का क्यूब, सी की पावर 6 ए की पावर 6 का क्यूब। और नीचे क्या बचा? देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखा कि मैंने क्या किया, a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को p माना, इसको q मान लिया और इसको r मान लिया। आपने देखा कि p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपने यहां से देखा कि यार अगर मैं p प्लस q प्लस r करूं तो आपने देखा कि p की वैल्यू कितनी, ये, q की वैल्यू कितनी, ये, r की वैल्यू कितनी, ये। तो आपने देखा कि जब मैंने p प्लस क्यू प्लस r किया तो ये तो सारा भाई जीरो हो गया। तो मैंने आपको बताया था इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब इफ p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू जीरो, तो p क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब कितना हो जाएगा, 3pqr। ठीक है, नीचे वाले केस में भी सेम होगा। आप इसको l मान लो, इसको m मान लो, इसको n मान लो। आपने किया l प्लस m प्लस n, तो आपने देखा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो आपने देखा ये सारा कट गया, ठीक है। l प्लस m प्लस n इक्वल टू जीरो, तो आपने देखा l क्यूब प्लस m क्यूब प्लस n क्यूब क्या होगा अब, 3lmn। ठीक है, तो आपने देखा 5/2 तो भाई कॉमन था। चलो उसके बाद आपने देखा कि ये 3p q r, नीचे भी 3 l, सॉरी l, m n। तो आपने देखा ये तो गया, अब बचा कितना बार, 5/2 बचा। ठीक है, अब आपको पता है a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपने देखा a क्यूब माइनस बी क्यूब से a कट गया, तो ऊपर क्या बचा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर आप सिमिलरली देखेंगे कि यहां से क्या बचेगा, अगर मैं b क्यूब बी की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 को डिवाइड कर दो b क्यूब माइनस सी क्यूब से, ऊपर क्या बचेगा, b क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा सही है, जिसमें सारों में प्लस प्लस हो, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप ना मानोगे नहीं, इतना आसान क्वेश्चन है ना ये भाई, इतना आसान क्वेश्चन है, आप कहोगे कि बता मजे ले रहा है एग्जामिनर। आपने देखा 3 पॉइंट है, सेंटर जो है ओ पे है, आपने मान लिया ये हो गया। आपने माना कि चलो एक पॉइंट ये मान लो भैया, दूसरा पॉइंट ये मान लो, तीसरा पॉइंट ये मान लो। आपने किया ABC। ठीक है, आपको पता है क्या आपको बोला है कि ठीक है, आपको बोला है कि एंगल जो BOC है, सेंटर यहाँ मान लिया, ये एंगल जो है आपके पास कितना आ गया, आपको बोला है कि एंगल BOC जो है ना वो 84 डिग्री है। ठीक है, फिर बोला है AC जो है, पहले तो AC को मिला दो, इसको प्रोड्यूस किया गया है D तक। ठीक है, और फिर आपको बोला है कि BDC की लेंथ जो है ना, ठीक है, तो आप मान लेना कि D जो है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो आपको BDC की जो आपको एंगल दिया है ना, BDC एंगल BDC जो दिया 40 डिग्री दिया है। आपको बोला है कि सर मुझे एंगल बताएं आप ABD, ये वाला एंगल पूछा है ABD, ये बता दें। एक बात देखो, आपने देखा BC जो सेंटर पे एंगल बना रही है, BC एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है, BC एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 84 डिग्री एंगल बना रही है, तो सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे कितना बनाएगी, आपने देखा सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे आधा बनाएगी, सेंटर से 42 डिग्री। अब मैं ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूं जिसमें एंगल A 42, B जो है 40 डिग्री है, तो C कितना बचेगा। आपने देखा कि ये तो ना सिर्फ मजाक कर रहा था हमारे साथ, मतलब एंगल ट्राइंगल ABD की मैं बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ABD, एंगल A जो है आपके पास 42 डिग्री, एंगल D जो है आपके पास 40 डिग्री हो गया, तो एंगल ABD कितना बचेगा, एंगल ABD आपके पास बचेगा 98 डिग्री। ठीक है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन, और ले रहा था क्या मजे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर लेना, पिछली जस्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है। ठीक है,
क्वेश्चन में बोला है देखो 18 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। टोटल वर्क कितना हो गया आपको पता है, टोटल वर्क कितना होता है MDH मैन इंटू डे इंटू आर, आर में बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो आपने देखा 18 मैन जो है वो 14 दिन में काम कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि 18 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 252, मतलब टोटल वर्क जो है वो 252 M है। क्वेश्चन में बोला है 3 मैन उतना काम कर लेते हैं, मतलब 3 विमेन उतना काम कर लेते हैं जितना कि 2 मैन। तो आपने देखा 3 विमेन इक्वल टू 2 मैन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला 5 मैन प्लस 6 विमेन काम करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि यार मैन के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि विमेन के हिसाब से तो डाटा ही नहीं दिया भाई कितने विमेन कितने दिन में काम कर देंगी। आपको सिर्फ ये दिया है इतने मैन इतने दिन में कर देंगे, और टोटल वर्क आपका मैन के हिसाब से आया है। आपको विमेन का तो डाटा ही नहीं दिया हुआ कि इतनी विमेन इतने दिन में काम कर देगी। तो आपको सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, क्या एक सोल तरीका है आपके पास, क्या कि आपको मैन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने 3 विमेन की वैल्यू कितनी होगी 2 मैन के इक्वल, तो 6 विमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मैन के इक्वल। तो पहले जो है वो कितने आदमी काम कर रहे हैं 9 मैन। आपने देखा 9 आदमी जो है 4 दिन के लिए काम करते हैं। तो आपने देखा भाई 36 M काम हो गया, काम बचा कितना 216 M, और अभी तक 4 दिन काम हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है सब्सिक्वेंटली 3 मोर मैन जॉइन द ग्रुप। आपने देखा 9 आदमी काम कर रहे थे, 3 और आ गए, तो टोटल आदमी कितने हो गए 12 M। आपने देखा 216 M काम है, 12 आदमियों ने करना है। तो आपने देखा ये कितने दिन में कर देगा, आपने देखा कि भाई ये ना 18 दिन में काम कर देगा, ठीक है। आपने देखा ये 18 दिन में काम कर देगा। अब 18 दिन 216 M काम को लगे और पहले 4 दिन काम हो चुका है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि टोटल डेज जो काम को खत्म करने में लगे वो 22 दिन लगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्योंकि यार वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। आपको sec 60 cos 45 sec 45 cot 30 सबकी वैल्यू पता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या अनिल और कुमुद की सैलरी का जो रेशो है वो कितना है 19:17। फिर क्या हुआ, इन दोनों की सैलरी में 2000 और 1000 हाइक आया। फिर क्या हुआ, इनका रेशो जो है वो इतना बन गया। आपके पास एक तरीका तो बेसिक ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। मैं जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई से करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई से प्रोसीजर सेम है बिल्कुल करने का, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अनिल की सैलरी 2000 बढ़ी और कुमुद की सैलरी जो है वो 1000 बढ़ी, ठीक है। अब रेशो जो है 8:7 हो गया। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि 19 × 7 कितना हो जाएगा, आपको पता है 19 × 7 आपके पास आ जाएगा 133 सॉरी, ठीक है। 17 × 8 आपके पास कितना हो जाएगा 136। नीचे आपने देखा तो 14,000 यहाँ से आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 8,000। आपने देखा 19 × 7 133, 8 × 17 कितना हो गया 136। तो ऊपर जो रेशो का डिफरेंस हुआ वो कितना हो गया 3, और नीचे जो अमाउंट का डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ 6। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2000। आपको पूछा है कुमुद की सैलरी बताएं, प्रेजेंट सैलरी। तो कुमुद की वैल्यू कितनी है 17, 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34,000। और याद रखना इस वाले तरीके से सिर्फ ऊपर वाला रेशो निकाल सकते हैं, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू निकाल सकते हैं 19 और 17 की। 8 और 7 की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 8 और 7 पहले लिखना पड़ेगा अगर आपको बाद की सैलरी निकालनी है। हाइक होने के बाद की अगर आपको सैलरी निकालनी है तो आपको फिर क्वेश्चन इस तरीके से करना पड़ेगा, -2000 और -1000 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले बाद में 8 और 7 हुई है, पहले जो थी 2000 मतलब 2000 इसकी कम थी 1000 इसकी कम थी, तो रेशो कितना था इतना। तो आपको इस तरीके से रेशो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से कराया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आज शॉपकीपर सॉल्ड एन आर्टिकल। देखो इसको ना मैंने ना बहुत कॉन्साइज कर दिया इस क्वेश्चन को ना, मतलब इतना कॉन्साइज कर दिया कि अगर मैं इसको 100 मान के करता ना 400-500 मान के करता तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो देखो इसको 2 स्टेप में ख़त्म करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करेंगे। देखो आपने देखा शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस। तो आपके पास सबसे पहली चीज़ तो ये आई कि एसपी और एमपी का जो रेशो है वो कितना है 4:5, पहली चीज़। और इस पे इसने लॉस कमा लिया। लॉस कितना कमाया 3:1/3%। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया 10/3%। और अगर मैं परसेंट हटा दूं तो आप कहोगे कि भाई ये ना 1/30 लिखा है।
अब आपको पता है लॉस की बात कर रहा हूं तो न्यूमिनेटर में तो लॉस आएगा, डिनोमिनेटर पे वो आएगा जिस पे लॉस निकलता है। लॉस निकलता है किस पे? जनरली कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस अगर 30 है, एक का नुकसान हो गया तो सेलिंग प्राइस रह कितना गया? सेलिंग प्राइस रह गया 29। मैंने क्या किया? सेलिंग प्राइस को लेट कर लिया। आपने देखा यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो 4 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 29 आ रहा है। मतलब अगर मैं मार्क प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ तो 4 है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूं तो 29 है। मैं क्या करता हूं? सेलिंग प्राइस को ना लेट कर लेता हूं। कितना लेट कर लेता हूं मैं? 29 इंटू 4 लेट कर लेता हूं। आपने देखा कि अगर मैंने सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो 4:5 है। अगर मैंने सेलिंग प्राइस में 29 का मल्टीप्लाई करा तो मार्क प्राइस में मैं 29 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने सेलिंग प्राइस की यहां से लेट कर लिया कि 116 आ गया। तो उसी हिसाब से अगर मैंने सेलिंग प्राइस में 29 का मल्टीप्लाई किया तो मार्क प्राइस में भी करना पड़ेगा। मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 145। ठीक है, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी होगी? 145। अब आपने देखा क्या कि अगर सेलिंग प्राइस 29 इंटू 4 हुआ है तो कॉस्ट प्राइस भी 30 इंटू 4 होगा। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? आपने देखा 29 है, 4 से मल्टीप्लाई किया। जब कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना हो जाएगा? 120। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए अगर वो उसको मार्क प्राइस पे बेचे तो। मतलब मार्क प्राइस जो है अब सेलिंग प्राइस हो जाए। एस सेलिंग प्राइस हो गया 145, कॉस्ट प्राइस 120, तो प्रॉफिट कितने का? वो 25 का। निकलता किस पे है? कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो आपने देखा कि 5 और 6 तो 125/6% है। तो आपने देखा कि ये कितने? 20.83% आएगा। तो 20.83% अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नियर अबाउट 21%। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो। देखो मैं एक और चीज़ बताऊं, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये क्या अबड़म तबड़म कर दिया आपने, तो आप एक चीज़ देखो ऐसे। फिर आपने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो है? आपने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है इतना। तो मैंने क्या किया? इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करके एक रेशियो बनाया जिसमें सेलिंग प्राइस कॉमन है तो सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो जो आएगा वो कितना? आपको ऊपर जो है आपको 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो का रेशियो आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो अब वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है बिना डिस्काउंट के। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में बोला ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF है। देखो ये तो जस्ट एक मेजरमेंट का क्वेश्चन है। मेजरमेंट का कह सकते हैं, आप एनालिसिस का क्वेश्चन है सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। आपने देखा हर जगह जो है ना ट्रायंगल DEF कंपेयर हो रही है। ठीक है, तो ट्रायंगल DEF जो है वो किसके सिमिलर होगी? ट्रायंगल DEF आप देख लो, ये DE और इसमें EF है। फिर आपने देखा कि दोनों में E कॉमन है और इन दोनों में C कॉमन है, तो C तो जो है वो बीच में आ गया। ठीक है, और D के साथ फिर B लगेगा, F के साथ फिर A लगेगा। तो BCA के जो है सिमिलर हो जाएगी। कौन सा है BCA? दिस वन। अब ये वाला क्वेश्चन, ये पिछली से पिछली शिफ्ट में, पता नहीं पिछली से पिछली से पिछली शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है एक ट्राइंगल है PQR जो राइट एंगल है किस पे? Q के। क्वेश्चन बोला है M और N दो पॉइंट है, एक पॉइंट है PQ पे, दूसरा पॉइंट है QR पे। ओके, फिर बोला है PN की वैल्यू दे दी, आपको MR की वैल्यू दे दी, आपको MN की वैल्यू दे दी, और आपको बोला है PR की वैल्यू बताएं। तो आपको पता है क्या कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि PR स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर इक्वल टू होगा PN स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। तो आपको PR की पूछी है, MN की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर कितना? तो आपने देखा 81 में 49 अगर मैं जोड़ूं तो 130 आ गया। इसमें से अगर मैं 9 घटाऊं तो 121। तो PR की वैल्यू तो इंटीजर आ रही है 11 सेंटीमीटर।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो प्राउड होता है अपने ऊपर कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन के लिए आपको एक सिमेट्री की अप्रोच चाहिए, मतलब एक सिमेट्रिकल जो ट्रायंगल देखते हैं ना उसकी अप्रोच चाहिए। आपको बोला है क्या सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, चलो कोई बात नहीं। ए बी जो है कॉर्ड है, तो आपने मान लिया ए बी कॉर्ड है, और ए और बी से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, आउटसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वो दोनों टेंजेंट जाके किस पे, पी पे। फिर आपको एक और चीज बोली क्या, कि ओपी जो लेंथ है, ठीक है, वो दो गुनी है किससे, ओ ए से। तो आपको पता है ओ ए क्या है, ओ ए तो भाई रेडियस है। ओ ए है रेडियस, तो ओपी कितना हो जाएगा, दो गुना, दुगुना रेडियस, ठीक है। और आपको पता है ए बी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो ओ पी जो है बाइसेक्ट कर देगी किसको, ए बी को। तो आपने मान लिया बाइसेक्शन पॉइंट क्या है, क्यू, तो ऊपर भी 5 सेंटीमीटर, मतलब ए क्यू भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रही है क्या, कि ये इसको बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पे करती है। तो आपको अगर देखनी हो दो ट्रायंगल, कौन कौन सी, एक तो ओ ए क्यू ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल देखनी है आपको कौन सी, ए ओ पी। तो अगर आपको ओ ए क्यू, जिसमें ओ ए क्यू क्यों देखनी है, आपने देखा ओ ए क्यू के आपको दो वेरिएबल पता है, और ए पी क्यू क्यों देखनी है, ए पी ओ क्यों देखनी है, क्योंकि आपको ए पी की तो वैल्यू निकालनी है और ओ पी की वैल्यू आपको पता है। तो आप देखो दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है। क्यों, क्योंकि ओ एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, और ओ क्यू ए जो एंगल है, ओ क्यू ए जो है वो 90 डिग्री है, जैसे पी ए ओ 90 डिग्री है। तो आप यहां से समझ गए क्या, आप समझे कि ट्रायंगल ओ ए क्यू जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ पी ए के। क्यों, क्योंकि आपने देखा ओ जो है वो तो कॉमन एंगल है, और एंगल Q जो है यहाँ पे 90, और एंगल A जो है यहाँ पे 90। आपको पता है जो टेंजेंट होता है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। चलो फिर तो क्वेश्चन में अब कुछ रह ही नहीं गया। आपको वैल्यू किसकी पता है, OA की पता है, तो आपने OA लिखा, तो इधर वाली ट्रायंगल से क्या आ गया, OP। फिर आपको ए क्यू की लेंथ पता है, तो इधर वाले से क्या आ गया, ए पी आपको निकालना है। तो आपको पता है ओ ए की लेंथ कितनी है, आपको पता है ओ ए आर, तो ओ पी कितना हो जाएगा, 2r, जो कि दो गुना है उसका। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ओ पी जो है वो 2OA है, तो ये तो कट गया। वैसे भी अगर मैं मान लो आर और 2r ना लिखता तब भी हो जाता है। मान लो अगर आप यहाँ आर और 2r ना लिखो, आप सिर्फ इतना लिख लो, क्या आप लिख लो यहाँ पे कि ओ ए का दो गुना है क्या, ओ पी। तो आपने ओ ए बाई ओ पी की वैल्यू 2 है, तो कट गया, 1/2 रह गया इधर तो। और इधर क्या, ए क्यू की लेंथ कितनी है, 5, तो ए पी की लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आप लोगों को आनी चाहिए इसमें दिक्कत कोई। और ऐसा क्वेश्चन ना अच्छे होते हैं, क्वेश्चन आने चाहिए, पूछे जाने चाहिए, मज़ा आता है क्वेश्चन को कराते हुए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो और एक चीज़ आप लोग और देख सकते थे क्या, कि मैं थीटा अगर 90 डिग्री पुट कर दूँ यहाँ, तो यहाँ पे 1 आ गया, इधर 2 × 1 -1, तो 2 - 1 कितना, 1 = 1 प्रूव। या फिर मैंने तो डायरेक्ट देख लिया क्या, कि ये a² b² -2ab लिखा हुआ है, तो साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1, थीटा जो है 90 डिग्री। अब थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 0 हो गया, नीचे तो आ गया 1, ऊपर 1 प्लस, अगर साइन 90 1 है तो कोसेक 90 भी 1 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉय इन ईयर 2014 टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईयर 2020। तो आपने देखा गर्ल 2020 में ये है, और बॉयज़ जो हैं 2014 में ये है। तो आपने देखा 42 84, और ये हो गया 116, तो 116 और ये कितना हो गया 43 में, अगर मैं 3 जोड़ूं 73, और 173 और 114, ठीक है। और
आसान है तो 58:57 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में आपको बोला है इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए इज एक्स, डिपार्टमेंट ए ये वाला, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी एंड ई, सी कौन सा है? ये वाला, ई कौन सा है? ये वाला, इज वाई। तो आपने देखा पहली बार तो 64.2 डिग्री है, डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको पता है कि टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री इंटू 9000। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि 36 दूनी 72 और ये गया 25 पे, तो 64.2 इंटू 25 अगर मैं करूं तो 25 दूनी 50 और इधर 5 100 150, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1605। फिर आपने देखा कि अब जो है सी और ई का कंबाइंड है, सी और ई का कंबाइंड करके आपने देखा डिग्री कितना बन रहा है, तो आपने देखा कि ये जो डिग्री बन रहा है वो 165 डिग्री बन रहा है। टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। कितने पे? 9000 का टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 25 पे गया, तो ये कितना आ गया 5, 25 बन जाए 125, फिर 600, तो ये कितना आ गया 4125। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई, आपसे पूछा गया y माइनस 2x। ठीक है, तो y माइनस 2x जो है वो क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना 3210, 915 इज योर करेक्ट आंसर। सी जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बोला टोटल सेल्स ऑफ यू फॉर बोथ ईयर्स, दोनों साल के लिए 2017 2018 के लिए, तो आपने देखा कितनी है 180। इज व्हाट परसेंट ऑफ द कंबाइंड सेल ऑफ क्यू एंड आर फॉर 2017 2018? तो आपने देखा 2017 और 2018 में इसकी सेल कितनी है 170, इसकी कितनी है 235 में अगर मैं 170 जोड़ूं तो आप देखो कि ये 405 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि 45 पे जाएगा 9 पे और ये जाएगा 4 पे, तो ये आ गया 400/9%। तो आपने देखा 36 9 चौक 36, फिर 44.4% आ जाएगा, 44.4444 है, तो 44.4% इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन सी, डी और ई। मेल कौन से हैं? ये वाले, तो सी में, डी में और ई में, टेकन टुगेदर टू दैट ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी। तो आपने देखा फीमेल जो है वो ये है, तो कितना हो गया 825 हो गई है, तो ठीक है। और मेल कितने हो गए आपके पास? मेल जो है वो आपके पास आ गए 325 में 275, 600, 750 हो गए। ठीक है, तो आपने रेशो निकाल लिया, रेशो निकाला तो आपने देखा कि भाई 75 भी कट जाएंगे दोनों, तो 10:11 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हूँ, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, और जो क्वेश्चन आपको HW में दिए वो हुए कि नहीं हुए तो बता देना, और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का अच्छा तरीका लगा हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। फॉलो कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहे। थैंक यू।